रातें कितनी तन्हा होती हैं जब मन के किसी कोने में कोई ऐसा दर्द छुपा हो जिसे शब्द नहीं मिलते। और ये दर्द तब और गहरा हो जाता है जब समाज उस दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे चरित्र का दाग कहकर ठुकरा देता है। ये कहानी है उन जज्बातों की जिन्हें समाज ने अपने दोहरे मापदंडों से रौंद डाला। ये कहानी है चरित्रहीन कहे जाने वाले उन लोगों की जिनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने दिल से जीने की कोशिश की। सतीश और किरणमयी एक अनकहा रिश्ता। सतीश एक होशियार, संवेदनशील और गंभीर किस्म का युवक था। उसने अभी अभी कॉलेज में दाखिला लिया था और पढ़ाई में मन लगाता था, मगर उसकी जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब वो अपने मामा उपेंद्र नाथ के घर रहने गया। वहीं पहली बार उसने किरणमयी को देखा। किरणमयी सुंदर, बुद्धिमती और आत्मविश्वासी। वो उपेंद्र नाथ की पत्नी थी, यानी सतीश की मामी। लेकिन मामी शब्द उस रिश्ते की गहराई और जटिलता को कभी बयान नहीं कर सकता था। किरणमयी सतीश से उम्र में कुछ ही बड़ी थी, मगर उनके बीच जो संवाद, जो मानसिक समझ बननी शुरू हुई, वो साधारण नहीं थी। किरणमयी अपने जीवन में अकेली थी। उपेंद्र नाथ एक शांत, व्यस्त और अपने काम में डूबे रहने वाले इंसान थे। उन्होंने कभी किरणमयी की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। सतीश, जो अपने भीतर की संवेदनाओं से जूझता रहता था, किरणमयी की बातों, उसकी समझदारी और उसके खुलेपन की ओर खिंचता चला गया। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी डोर जिसे न तो समाज मंजूर करता था और न ही वो दोनों खुद समझ पाते थे। भावनाएं और सामाजिक मर्यादा। किरणमयी सतीश को पढ़ने में मदद करती, कभी संगीत सिखाती और कभी बस यूं ही बातें करती। उन दोनों के बीच किताबों, कला और भावनाओं को लेकर एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। लेकिन दुनिया इसे कैसे देखेगी, इसका उन्हें अंदाजा न था। उन्हें नहीं पता था कि ये मासूम सी दोस्ती जल्द ही चरित्रहीनता के इल्जाम में बदल जाएगी। समाज के लिए एक विवाहित स्त्री और एक जवान युवक की निकटता हमेशा शंकास्पद होती है, और जब लोग बोलते हैं तो सच्चाई कहीं पीछे छूट जाती है। बदनामी की शुरुआत। एक दिन किसी पड़ोसी ने किरणमयी और सतीश को एक साथ हंसते हुए देखा। बात फैल गई। लोगों ने कहानियां बनाई। कुछ ने कहा कि किरणमयी अपने पति के साथ खुश नहीं है, इसलिए जवान लड़के के पास जाती है। कुछ ने सतीश को दोषी ठहराया, उसने अपनी मामी का चरित्र बिगाड़ दिया। उपेंद्र नाथ ने पहले तो अनदेखा किया, मगर जब बात उनके कानों तक पहुंची तो उन्होंने सतीश को टालने और दूरी बनाने की सलाह दी। किरणमयी चुप थी, मगर भीतर से वो टूटी जा रही थी। क्या उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने किसी से खुलकर बात की? क्या एक स्त्री को दोस्ती का हक नहीं, सतीश का विदा लेना? सतीश को यह समझ आ गया था कि अगर वह यहाँ और रुका तो ना सिर्फ किरणमयी को बदनाम किया जाएगा, बल्कि उसका भी जीवन समाज के आरोपों में जल जाएगा। एक रात उसने चुपचाप उपेंद्र नाथ से बात की। मामा, मुझे अब कॉलेज के हॉस्टल में रहना चाहिए, वहां मेरा मन पढ़ाई में लगेगा। उपेंद्र नाथ को कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे कि ये घनिष्ठता थोड़ी ठंडी हो जाए।
सतीश से निकला तो उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, किरणमयी का। और किरणमयी दरवाजे की ओट में खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी, चुपचाप। उस दिन दोनों ने कुछ नहीं कहा, मगर दोनों ने बहुत कुछ खोया। सावित्री का आगमन, कुछ महीने बीते। सतीश ने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया, मगर मन में एक खालीपन था जिसे शब्द नहीं दिए जा सकते थे। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई सावित्री से, एक विधवा स्त्री जो समाज की उपेक्षा और अपमान के बीच अपना जीवन जी रही थी। सावित्री का अतीत रहस्यमयी था, लेकिन उसका आत्मसम्मान, तेजस्विता और गहरी संवेदनशीलता सतीश को आकर्षित करने लगी। वो अलग थी किरणमयी से। जहां किरणमयी को समाज ने पराई औरत कहकर देखा, वहीं सावित्री को चरित्रहीन कहकर कोनों में फेंक दिया गया था। मगर सतीश ने उसमें कुछ और देखा, एक पीड़ित आत्मा जो बस किसी के सच्चे साथ की तलाश में थी। समाज का दोहरा मापदंड। सतीश ने सावित्री से दोस्ती बढ़ाई। वो उसे किताबें लाकर देता, उसके साथ बहस करता, बातें करता। और एक दिन समाज ने फिर वही किया। इल्जाम, पहले मामी, अब ये विधवा। क्या यही पढ़ाई करने आया है ये लड़का? एक बार फिर बिना सुने, बिना समझे लोगों ने सतीश और सावित्री को जज कर डाला। वे समाज की नजरों में सिर्फ चरित्र के कांच में तौले गए थे। सावित्री एक साहसी महिला थी। उसने सतीश को अपनी जिंदगी का कड़वा सच बताया। मेरी शादी कम उम्र में हुई थी, पति शराबी था, मारता था। एक दिन चल बसा, समाज ने मुझे अकेले छोड़ दिया। मैं एक दोस्त के साथ कुछ वक्त रही तो लोगों ने मेरा नाम खराब कर दिया। मैंने काम करना चाहा तो सबने कहा चरित्रहीन हूं। सतीश की आंखों में आंसू थे। दीदी, उसने कहा, अगर ये चरित्रहीनता है तो फिर समाज को ही आईना देखना चाहिए। सावित्री पहली बार मुस्कुराई और उस मुस्कान में बरसों का दर्द बह गया। किरणमयी की वापसी। सतीश को सावित्री की संगति में आत्मिक शांति तो मिल रही थी, लेकिन मन के एक कोने में अब भी किरणमयी की छाया थी। उसे अचानक पता चला कि उपेंद्रनाथ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो भागा भागा अपने मामा के घर पहुंचा। वहां दरवाजा खोलते ही उसने उसे देखा। किरणमयी वहीं खड़ी थी, पहले जैसी ही सुंदर, मगर अब उसमें एक दर्द और संकोच का आवरण था। कैसे हो सतीश? उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वक्त ने उसे भी थका दिया हो। सतीश के भीतर एक तूफान उठ रहा था। क्या कहे, क्या पूछे, क्या छिपाए? समाज की अंतिम चोट, उपेंद्रनाथ की मृत्यु के बाद एक बार फिर मोहल्ले में फुसफुसाहटें शुरू हुई। अब ये फिर एक साथ दिख रहे हैं। इतनी बदनाम किरणमयी और सतीश अब भी उसी के साथ। सतीश ने तय कर लिया, अब वो डर कर नहीं जिएगा। वो सावित्री के पास गया और कहा, मैं इन दोनों स्त्रियों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं समाज के लिए नहीं, अपने सच के लिए जीऊंगा। मगर सावित्री ने उसका हाथ थामकर कहा, नहीं सतीश, तुम आज भी निर्दोष हो। तुम्हें अपने जीवन को उजाले की ओर ले जाना है। मैं और किरणमयी जैसे लोग समाज के लिए अब सिर्फ दर्पण है, जिसमें सब अपनी क्रूरता देख डर जाते हैं। अंत का स्पर्श। सतीश ने शहर छोड़ दिया। उसने लेखन को अपनाया, सच को कहने का जरिया बनाया। सावित्री एक अनाथ आश्रम में बच्चों को पढ़ाने लगी। किरणमयी ने खुद को सेवा में समर्पित कर दिया। तीनों अलग हो गए, मगर तीनों का रिश्ता कहीं गहराई में जुड़ा रहा।
सम्मान, करुणा और सच्चाई से। अंतिम पंक्तियां। चरित्रहीनता शब्द समाज ने गढ़ा था, मगर इंसान ने अपनी संवेदनाओं से उसे तोड़ा था। इस कहानी में दोषी कोई नहीं था। दोष था उस सोच का जो औरतों के व्यक्तित्व को सिर्फ चरित्र के तराजू में तौलती है। सतीश, किरणमयी और सावित्री तीनों ने अपने हिस्से की आग में तपकर अपने लिए रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जो कठिन था मगर सच्चा था। चरित्रहीन सिर्फ एक उपन्यास नहीं, एक आईना है हम सब के लिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर जरूर करें। चरित्रहीन के अगले भाग जल्द ही आने वाले हैं और हर भाग आपको और गहराई में ले जाएगा। और ऐसे ही सच्चे और संवेदनशील किस्सों के लिए सपनों की आवाज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी एक सपना होती है जिसे कोई ना कोई सुनना जरूर चाहता है।